नमस्ते। आजकल मार्केट को देखकर सिर घूम रहा है ना? कोई कह रहा है खरीदो, कोई कह रहा है बेचो। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। तो चिंता मत करिए। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एक सिंपल, प्रैक्टिकल तरीका दिखेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इतना शोर है, हर तरफ से अलग अलग सलाह आ रही है, और ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई करना क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट की इस उथल पुथल के पीछे की वजह समझेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा हो सकता है और कौन से खतरे में हैं। इस घबराहट में मौके कहाँ छिपे हैं वो भी जानेंगे। और सबसे जरूरी, आखिर में आपको मिलेगी एक 5 ईयर इन्वेस्टर चेकलिस्ट। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले, यानी क्या करें ये सोचने से पहले, क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी में जो बड़े बदलाव चल रहे हैं, एक बार वो समझ आ गए तो ये तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा, किसी भी स्टॉक की बात करने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीज समझ लेते हैं, करेंसी इफेक्ट। देखिए, जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो अक्सर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत का सामान दुनिया के लिए सस्ता हो गया। और ये किसके लिए अच्छी खबर है? जाहिर है, उन कंपनियों के लिए जो अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं। तो ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है तो चलिए उन सेक्टर्स पर चलते हैं जिन्हें इस सिचुएशन से फायदा हो सकता है। सबसे पहला और सबसे क्लासिक उदाहरण है फार्मा सेक्टर। आप सोचिए, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनियां अपनी कमाई का 70 से 80% हिस्सा भारत के बाहर से लाती हैं। अब जब वो डॉलर या यूरो कमाकर भारत लाते हैं और रुपया कमजोर है, तो उन्हें बदले में ज्यादा रुपया मिलते हैं। मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ गया, और इसका असर दिख भी रहा है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से ही इन स्टॉक्स में 4-5% की तेजी आ चुकी है। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि लड़ाई झगड़े के माहौल में डिफेंस स्टॉक्स भागते हैं, और अभी भी 18 में से 16 बड़े डिफेंस स्टॉक ऊपर ही हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है। एक ऐसा मौका बन रहा है जो पहले नहीं था, खासकर गल्फ देशों की वजह से। और वो ट्विस्ट इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सस्ते ड्रोन्स जिनकी कीमत बस 7-8 लाख रुपए है, और दूसरी तरफ है अमेरिकी थर्ड मिसाइल सिस्टम जिसकी एक मिसाइल 100 करोड़ से भी ज्यादा की है। अब आप खुद सोचिए, 7 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 100 करोड़ की मिसाइल चलाना, ये तो आर्थिक रूप से बेवकूफ़ी है ना? यही प्रॉब्लम गल्फ देश फेस कर रहे हैं। और यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका खुलता है। हमारी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मिसाइल की लागत थर्ड मिसाइल का सिर्फ 10 से 15% है। मतलब हम वही काम बहुत बहुत कम कीमत में कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, डिफेंस के अलावा और कौन फायदे में रह सकता है? देखिए, जब दुनिया में कहीं भी अस्थिरता होती है तो अमीर लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि पैसा भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में आए, जिससे डीएलएफ जैसी कंपनियों को फायदा हो। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां भी प्रॉफिट कर सकती हैं। और हाँ, हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी सोना। ग्लोबल टेंशन के समय में सोना तो हमेशा ही सेफ हेवन रहा है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो सेक्टर्स जिन पर इस सिचुएशन की सीधी और नेगेटिव मार पड़ रही है। और इसमें सबसे पहले नाम आता है एविएशन, यानी एयरलाइन इंडस्ट्री का। असर इतना तेज था कि कुछ ही दिनों में इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे बड़े स्टॉक्स 8 से 10% तक नीचे आ गए। असल में एयरलाइंस पर दो तरफा हमला हो रहा है। पहला, मिडिल ईस्ट जाने वाले कई जरूरी रूट्स बंद हो गए हैं, जिससे सीधा रेवेन्यू का नुकसान है। अकेले इंडिगो ने 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। और दूसरा, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। और आपको पता है, एक एयरलाइन के कुल खर्चे का 40% तो सिर्फ फ्यूल पर जाता है। तो मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा। ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और ये जो क्रूड ऑयल की महंगाई है, इसका असर सिर्फ एयरलाइंस पर नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, उनके लिए तो कच्चा तेल ही रॉ मटेरियल है। इंफ्रा कंपनियां जैसे एलएनटी, जिनके गल्फ में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें देरी का सामना करना पड़ रहा है। एलएनटी का स्टॉक तो 7% गिरा भी है। और पेंट और टायर कंपनियां, एशियन पेंट्स, एमआरएफ, ये भी क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, तो उनकी लागत भी बढ़ गई है। तो अब तक हमने देखा कि कौन ऊपर जा सकता है और कौन नीचे। लेकिन अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, घबराहट में छिपे मौके। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
जब मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब कंपनियां ही गिरती हैं। डर के माहौल में अच्छी कंपनियां भी बिना किसी वजह के नीचे आ जाती हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है एचडीएफसी या एसबीआई जैसे बैंक्स, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी। ये सब अपने अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनियां हैं। इनका सारा बिजनेस भारत में है। इस वॉर से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इनके स्टॉक्स 4-5% तक गिरे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैनिक है। और यहीं पर एक समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए असली मौका बनता है। किसी स्टॉक का दाम गिर गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो खरीदने लायक हो गया, लेकिन जब बिना किसी डायरेक्ट इम्पैक्ट के पूरा का पूरा मजबूत सेक्टर नीचे आ जाए, तब अपनी रिसर्च शुरू करने का समय आ गया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर एक सिंपल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट बनाते हैं। ये खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कम से कम 5 साल का नजरिया लेकर चलते हैं। ये रही आपकी चेकलिस्ट उथल-पुथल के दौर में नेविगेट करने के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? ये चेकलिस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। स्टेप 2, पैनिक में वैल्यू ढूंढिए। उन मजबूत कंपनियों पर रिसर्च करें जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे बैंक और एफएमसीजी, लेकिन वो मार्केट के डर से गिर गई हैं। स्टेप 3, जिन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, जैसे फार्मा और डिफेंस, उन पर भी नजर डालिए, लेकिन खरीदने से पहले उनकी वैल्यूएशन जरूर चेक करें। स्टेप 4, जो सेक्टर्स सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं, जैसे एविएशन या इंफ्रा, उनमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं, तो आपका टाइम हॉराइजन बहुत लंबा होना चाहिए और आपको सारे रिस्क पता होने चाहिए। और आखिरी स्टेप 5, अपने पोर्टफोलियो को लगातार ट्रैक और रिव्यू करते रहिए। देखिए कि सिचुएशन कैसे बदल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट का ये शोर, ये घबराहट, ये परेशान तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शोर अपने साथ मौके भी लेकर आता है? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एक क्लियर प्लान और लंबे समय का नजरिया लेकर चलते हैं।